बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा 5th लेक्चर है। दूसरा फाइलम आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं फंगस के अंदर बेसिडियोमाइकोटा, ग्रुप बेसिडियोमाइसीड्स, या इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ये बता दिया था कि इसके अंदर जो बेसिडिया है बेसिकली उसकी शेप इस तरह होती है। इस तरह की शेप को क्या कहते हैं आप? क्लब शेप कहते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया क्लब फंजाई का। इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, मेन केस में वैरायटी है। This group include the most familiar fungi which are edible mushrooms, devastating plant pathogens such as rust and smut, puffballs and bracket and shelf fungi. Diversity, variety, बहुत सारी ऐसी फंगस भी हैं जिसको हम खाते हैं, मशरूम्स को। उसके अलावा बहुत सारे डिवेस्टेटिंग प्लांट पैथोजन, ऐसे प्लांट पैथोजन्स भी थे जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ख़ासकर सीरियल्स का, अजनास का, जिसमें गंदम है, चावल है, मकई है। ख़ासकर रस्ट और समट, ये दो फंगस जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया है इन अजनास को, इन सीरियल्स को, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती थी। इसके बाद पफ बॉल्स, ये आपको नज़र आ रहा है कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है और इसके जब स्पोर यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं तो एक स्मोक का पफ सा बनाते हैं। ठीक है जी, इस वजह से क्या नाम पड़ गया इसका? पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंगस को शेल्फ फंजाई भी नाम दिया जाता है। बेसिकली इसको क्यों नाम दिया जाता है शेल्फ फंजाई का? क्योंकि इनकी अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि जिस तरह शेल्फ में एक के ऊपर दूसरा पोर्शन होता है, फिर ऊपर वाला पोर्शन, इस तरीके से। तो ज़्यादातर ये जो दरख्तों के तने होते हैं उसके साथ, बड़े बड़े दरख्तों के साथ ये अटैच होता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है बेसिकली। तो इस वजह से, उसकी अरेंजमेंट की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया? शेल्फ फंजाई का नाम दे दिया गया। इसमें खाने वाली मशरूम के साथ कुछ ऐसे मशरूम्स भी पाए जाते हैं जो इंतहाई पॉइजनस होते हैं। एमेनिटा ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो हाईली पॉइजनस हैं और इसको हम लोग डेथ कैप या डेथ एंजल्स के नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। ये एक यंग बेसिडियम है, उसकी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई गई है। इसकी डेवलपमेंट्स को आगे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्लब शेप बेसिडियम, दे प्रोड्यूस क्लब शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम, और जिसका जो प्लूरल है उसको बेसिडिया कहेंगे। दे आर कॉल्ड क्लब फंजाई ड्यू टू द क्लब शेप ऑफ बेसिडियम। दोबारा वही बात मैं रिपीट करूंगा कि इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है इसको कहते हैं बेसिडियम। तो बेसिडियम की जो शेप है, इस तरह की शेप को हम लैटिन में क्या कहते हैं? क्लब शेप कहते हैं। तो इसी मुनासबत से इसको क्या नाम दे दिया गया? क्लब फंजाई। या किसकी वजह से दिया? क्लब शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या बेसिडियम की वजह से। बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं? द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इन द बेसिडियम डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड सेक्सुअल बेसिडियोस्पोर ऑन द बेसिडियम, नॉट इनसाइड। अब यहां पे देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आप फंजाई के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर दो फेजेस बुनियादी तौर पे होती हैं, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। इन ग्रुप्स के अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी इमीडिएटली नहीं होती,
और एक बड़ी लेंथी डाइक्रियोटिक फेज पाई जाती है कि जिसमें दो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो विदाउट फ्यूजन एक ही हाइफी में स्टे करते हैं, अपना टाइम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जब कैरियोगेमी होती है तो यहाँ क्या बन जाता है, जाइगोट्स। और ये भी अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि फौरन जाइगोट के बाद क्या होती है, फंगस के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस होगी जब ये एक सिंगल सेल था तो उसके नतीजे में कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। ये 4 सेल जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर इस बेसिडियम वाली स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर। इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि ये स्पोर जो बनते हैं बेसिडियोस्पोर, वो बेसिडियम के अंदर नहीं बनते बल्कि कहाँ बनते हैं, बेसिडियम्स के ऊपर वाली स्ट्रक्चर पे बनते हैं। अगर इसका कंपैरिजन हम करें एस्कोस्पोर्स के अंदर, तो एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, वो अंदर बनते हैं, जबकि बेसिडियोस्पोर कहाँ बनते हैं, वो बेसिडियम के ऊपर ग्रो करते हैं। हाइफी एंड फेज ऑफ लाइफ, हाइफी आर सेप्टेट during most part of their life cycle. There are 2 phases of life cycles. During sexual phase the cells are uninucleates, while in sexual phase during asexual phase the cells are uninucleate, while in sexual phase the cell क्या होता है, हमेशा बाइन्यूक्लिएट होता है या डाइकैरियोटिक फेज के अंदर रहता है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर कि यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन आ गई है, डिप्लॉइड्स आ गई है। तो स्पोर जब बनते हैं तो उसमें कौन सी कंडीशन आ जाती है, फिर हैप्लॉइड कंडीशंस आ जाती है। तो सेक्सुअल फेज में डाइकैरियोटिक फेज होगी, जबकि एसेक्सुअल में कौन सी फेज होगी, मोनोकैरियोटिक यानी सिंगल न्यूक्लियस रखने वाली फेज होगी। अब इस चीज को आगे देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी कि ये दो आपस में जो मोनोकैरियोटिक हैफी हैं, ये यहाँ पे देखें आप लोग, ये मोनोकैरियोटिक हैफी ये एक स्ट्रेन का है और ये दूसरी स्ट्रेन का है। तो इसका एक प्लाज्मोगेमी के बाद जो है न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रहे हैं, एक न्यूक्लियाई और ये दूसरा न्यूक्लियाई, ठीक है जी। ये न्यूक्लियाई आपस में क्या होते हैं, एक ही हाइफा के अंदर ये मौजूद होते हैं और ट्रांसफर होने के बाद जो है ना, एक कंजुगेटिंग ट्यूब्स के अंदर ये एक ही हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियाई जो हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डाइक्रेटाइजेशन, या इसको डाइक्रियोटिक हाइफी का भी नाम देते हैं। फ्रूटिंग बॉडी ये है कि विजिबल फ्रूटिंग बॉडीज मशरूम्स के अंदर जो होती है वो डाइक्रियोटिक माइसीलियम शो करती है। ये इस स्ट्रक्चर्स को देखें, ये पूरी बॉडी जो है ये आपको यहाँ से लेकर ये पाइलस तक सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होती है, डाइक्रियोटिक फेज होती है। यानी हर इसके माइसीलियम के अंदर क्या कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियाई क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, मौजूद होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। विजिबल फ्रूटिंग बॉडीज लाइक मशरूम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डाइक्रियोटिक माइसीलियम्स। एग्जाम्पल है जी इसकी पक्सीनिया स्पीसीज, मोस्ट कॉमन रस्ट फंजाई है, और ऑस्ट्रीलोगस स्पीसीज आर मोस्ट कॉमन स्मट फंजाई। ये दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पैथोजेंस हैं, प्लांट पैथोजेंस, और खासकर सीरियल के ऊपर, अजनास के ऊपर इसका बड़ा अटैक होता है। रस्ट पक्सीनिया काज करता है, और रस्ट का नाम इस वजह से दे दिया गया, रस्टी अपीयरेंस की वजह से। ऑरेंज येलो कलर डिजीज स्पॉट प्रोड्यूस होते हैं होस्ट की स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर, ठीक है, और बाद में ये ब्रिक या रस्टी रेड स्पोर्स के फॉर्म में जो है वो वहां से डिस्चार्ज होते हैं। स्मट का वर्ड जो है ये सूट से निकला है और जिसका मतलब होता है ब्लैक, ठीक है जी। स्मट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक डस्टी स्पोर मैस, सूट समट से ब्लैक काला, ठीक है जी। तो सूट का वर्ड इस वजह से है कि घर में जो रोटियां बनाने वाला तवा होता है
जो हिस्सा उसका आग के ऊपर जलता रहता है, तो सम टाइम अगर देखें तो वहाँ पे ब्लैक सा थोड़ा सा इस तरह पाउडर की शेप के जो है ना वो क्रिस्टल्स वहाँ जमा हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये भी उसी तरह के होते हैं, ब्लैक कलर में पाउडर की तरह का मैस होता है। तो इसको वर्ड इसके लिए क्या तजवीज़ किया गया, सूट से समट। ये स्पोर मैसेज रिप्लेस करते हैं ग्रीन कर्नल्स, जहाँ पे सीड बनना होता है उस पूरी सरफेस के ऊपर, वीट में, कॉर्न में, और उसको ब्लैक पाउडरी मास के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका कंपैरिजन देखें, पक्सीनिया मोस्ट कॉमन जो है वो रस्ट फंजाई है, और ऑस्ट्रीलागो जो है ये स्मट फंजाई है। इसका काजेटिव एजेंट जो है वो पक्सीनिया है, इसका ऑस्ट्रीलागो है। इसके अंदर ब्रेक और रस्टी रेड स्पोर बनते हैं। इसके स्पोर जो होते हैं वो ब्लैक डस्टी मैस ऑफ स्पोर्स होता है, और ये अटैक करता है प्लांट्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर, लीफ के ऊपर, या समटाइम किसी और पार्ट्स पे भी लग सकता है जो रस्ट है। लेकिन स्मट जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की इन्फ्लोरेसेंस को, फ्लावर्स को, और जो सीड जहां बनने होते हैं जिस कवरिंग के अंदर, वीट के अंदर, उस एरिया को सारे का सारा क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है। अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। आपके सामने एक मशरूम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये रेजाइड्स, ये स्टाइप है, और ये पाइलस है, ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये इसके गिल्स हैं। और मशरूम फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जो होती है ग्रो, इसमें दो मोनोक्रियोटिक जो हैफी हैं वो मिलने के बाद जो है ना ये डाइक्रियोटिक फेज, मोस्टली डाइक्रियोटिक फेज में रहता है ये। अच्छा, इसके अंदर ये जो गिल्स हैं इसके अंदर आपको बेशुमार यहाँ पे बेसीडिया नजर आ रहे हैं। उन बेसीडियम में से अगर चंद एक को बाहर निकाल के देखा जाए तो ये डाइक्रियोटिक फेज है, जहां पर ही इनकी न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी तो फौरन उसमें क्या हो जाएगा, फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, बेसिडियम विद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा, और वही जो है स्पोर फिर माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ, ऊपर की तरफ, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। और यही फिर बेसिडियोस्पोर जो है वो सूटेबल जगह पे जाके दोबारा फिर क्या करते हैं, ये जर्मिनेट्स करते हैं। इसी के साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रीलागो ट्रिटिसाई। ठीक है, गंदम के प्लांट के ऊपर जो स्मट फंजाई है वो लगता है तो वो अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, उसकी डिस्क्रिप्शंस वही उसकी लाइफ साइकिल के अंदर स्केची है। ऑस्ट्रीलागो ट्रिटिसाई या लूज समट ऑफ वीट। लूज समट इस वजह से कहते हैं कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं बाय विंड, और इफेक्टिव प्लांट से जो है वो हेल्दी प्लांट्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी, अब इस साइकिल को हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लांट है जिसकी कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, एंटीलियोस्पोर्स आर ब्लोन अवे बाय एयर करंट्स। ये हमारे पास गंदम का प्लांट है, और इसके ऊपर ये उसकी इन्फ्लोरेसेंस को दिखाया गया है। ये जो मेम्ब्रेन्स है ये कर्नल मेम्ब्रेन्स है, और इसके अंदर जो है ये सीड्स बनते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जब स्पोर्स ये आ जाते हैं, इसके फंगस ऑस्ट्रीलागो को इन्वेड कर जाते हैं, यहाँ फैल जाते हैं, तो ये पूरे के पूरी अंदर वाली स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लैक पाउडरी मैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में शो किया गया है। अब क्या होगा कि हवा के जरिए से
टीलियोस्पोर इस वजह से टीलियोस्पोर सिंपली अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप यही कहेंगे जी स्पोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलागो को हम क्या कहते हैं, टीलियोस्पोर्स कहते हैं। लेकिन टीलियो का वर्ड इस वजह से यूज किया गया है यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल एंड में जब बिल्कुल प्लांट के अंदर स्पाइक तैयार हो जाता है तो उस वक्त इसका अटैक होता है और बिल्कुल एंड स्टेज जो होती है वेट प्लांट की उसको ये डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये सारा ब्लैक पाउडरी मैस के अंदर वो सारे के सारे ये टीलियोस्पोर्स हैं। अब ये हवा के जरिए से उड़ते हुए टीलियोस्पोर कहाँ जाएंगे, इस हेल्दी प्लांट्स के ऊपर ये लैंड करेंगे टीलियोस्पोर्स, ठीक है, फ्लावर ऑफ हेल्दी प्लांट्स के ऊपर। जब यहाँ पे आएंगे तो इस फ्लावर्स के अंदर आपको चंद चीज़ें फ्लावर की स्ट्रक्चर्स के अंदर पता होनी चाहिए कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कार्पल कहते हैं, जो स्पर्म के अंदर तो उसके 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, उसके दरमियान वाला स्टाइल और उसके लास्ट वाला क्या होता है, ओवरी होता है। तो स्पोर यहाँ पहुंचने के बाद जो है वो इस हैफी के अंदर देख रहे हैं आप लोग स्पोर्स के आ तो गए हैं डिफरेंट 2 न्यूक्लियाई रखने वाले जो यहाँ स्पोर्स हैं, उनकी प्लाज्मोगेमी तो हो गई है लेकिन उनकी कैरियोगेमी नहीं हुई और ये डाइकैरियोटिक फेज के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। और ओवरी के अंदर जो सीड बनना होता है उसको ये क्या करते हैं, उसके साथ ये उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस पर इन्वेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि माइसीलियम जब इन्वेट करता है मोस्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जो सीड्स के अंदर है, तो वो भी कौन सी फेज में है, डाइक्रियोटिक फेज में है। अब ये वो फेज है कि यहाँ से जब ये स्पोर ट्रांसफर हुए थे हेल्दी प्लांट्स के ऊपर तो कुछ हिस्सा इसका डैमेज हो गया और कुछ ग्रेन बज़ाहिर तो हमें थोड़े से ऊपर नॉर्मल लग रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर ये फंगल हैफी क्या कर चुका होता है, पेनिट्रेट कर चुका होता है। उसके बाद क्या होती है कि वीट क्रॉप्स को हमने हार्वेस्ट करवा लिया, हार्वेस्ट करवाने के बाद हमने उसको स्टोर कर लिया उन ग्रेन्स को। अब डेफिनेट बात है कि सीड भी डोरमेंट है और माइसीलियम जो था उसके अंदर इनफैक्ट एम्ब्रियो के साथ पड़ा हुआ है, वो भी डोरमेंट पड़ा हुआ है। जब तक हम इस सीड को नेक्स्ट सीजन्स के अंदर दोबारा मतलब ग्रो नहीं करवाएंगे, काश्त नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों एम्ब्रियो भी डोरमेंट है और ये भी डोरमेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जो सीजन होगा गंदम के काश्त का, तो हमने यही सीड जो थे फिर दोबारा फील्ड में डाल देने हैं। तो जैसे ही ये यंग सीडलिंग होगी, सीड सोन इन नेक्स्ट सीजन के अंदर हैफी ग्रो इन प्लांट सीडलिंग और माइसीलियम इफेक्ट यंग सीडलिंग। जैसे ही ये प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा, सीड की जर्मिनेशन होगी, तो उसके साथ साथ ये जो डॉर्मेंट माइसीलियम था फंगस का, ये भी ग्रो करना शुरू कर देगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस होती हैं इनकी जर्मिनेशन के लिए और प्लांट सीड की जर्मिनेशन के लिए। तो ये जो नए लीफ निकल रहे हैं या ये जो स्टेम है, इसको स्टॉ कहते हैं, ये उसके अंदर ही ये ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे इसकी स्टेम बढ़ती जाएगी, स्टॉप बढ़ता जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि माइसीलियम ग्रो करेगा अलॉन्ग विद ग्रोथ ऑफ फ्लावर। जैसे ये ऊपर पहुंचेगा स्ट्रा से ये फ्लावर के साथ साथ, तो वहां तक ये ग्रो करना शुरू कर देगा, पहुंचना शुरू कर देगा। अगर आप किसी भी प्लांट हिस्से को स्टेम वगैरह के कुछ सेक्शन लेके देखें तो ये आपको सेल नजर आ रहे हैं, तो हर सेल्स के अंदर जो हैफी होते हैं, ये रेड लाइंस के अंदर शो किए गए हैं, ये सारे के सारा वहां पेनिट्रेट कर चुका है। यानी पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ये क्या कर गया है, उसके स्टॉक के जरिए ये इन्वेट कर गया है और ये अब कहाँ पहुंच रहा है, फ्लावर्स तक पहुंच रहा है। अब ये प्लांट जो है ये इसके फ्लावर के ऊपर माइसीलियल सेल बिकम टीलियोस्पोर्स इन कर्नल, यानी कर्नल के अंदर जो है ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर सीड मौजूद होता है, ठीक है जी। अब कर्नल मेम्ब्रेन्स को ये फाड़ते हुए सीड्स के
तक जो है वो ये पहुंच चुके हैं। और ये फिर क्या करते हैं, कर्नल ऑफ वीट फिल विद टीलियोस्पोर, ये सारी ब्लैक जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये सारा सीड जो है वो अब इफेक्ट होना शुरू हो गया है और इसने पूरे का पूरा अटैक कर दिया है इस पूरे फ्लावर के ऊपर और इसको डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो जब कंप्लीट डैमेजेस ये होता है तो फिर ये कंडीशंस आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। ऑस्ट्रीलागो ट्रिटिसाई है जिसको हम क्या कहते हैं, लूज समट ऑफ वीट कहते हैं। एक तो ये इफेक्टिव प्लांट से हेल्दी प्लांट तक बाई एयर करंट से स्पोर डिस्पर्स करता है और दूसरा जो तरीकाकार है कि वो सीड के जरिए से भी फैल रहा है प्लांट के अंदर। तो खास कर कभी अगर देखा होगा, इत्तेफाक हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो इस सीज़न के अंदर आप फेब या मार्च में गंदम के फील्ड के अंदर कुछ आपको गंदम के जो स्पाइक हैं वो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ब्लैक हो चुके होते हैं। तो अगर कभी मौका मिले तो इसको ऑब्जर्व ज़रूर कीजिएगा। तो अब तो ये काफ़ी हद तक हमारे रीजन्स के अंदर ये कंट्रोल हो गई है डिजीज़, क्योंकि हमने बहुत सारी सीड्स को ग्रो करवाने से पहले जो है वो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें सोलर ट्रीटमेंट भी होती है कि जी गर्मी में अगर दानों को आप रख देंगे 6 से 7 घंटे तक तो अक्सर माइसीलियम की डेथ हो जाती है, या उसको एनारोबिक कंडीशन में रखेंगे तब भी उसकी डेथ हो जाती है, या पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर। और दूसरी ये है कि आजकल बहुत सारी जो है वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ आ गई हैं जिसके अंदर इस डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं, जिस तरह प्रीवियस ईयर्स में होता था कि बहुत ज़्यादा डैमेजेस होते थे और इतनी ज़्यादा डैमेजेस होते थे कि बहुत ज़्यादा पैदावार जो थी वो इफ़ेक्ट करती थी अजनास की जो है, और उससे बहुत बड़ा फार्मर को भी नुकसान होता था और खुराक की भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, कमी होती थी। तो ये पूरा जो क्वेश्चंस है वो आपको आएगा कि डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रीलागो ट्रिटिसाई या लूज समट ऑफ वीट, जिसमें आपको ये डायग्राम्स भी बनानी होगी और इसको क्या करना होगा, आपको डिस्क्राइब भी करना होगा वेरी सिंपल वर्डिंग के अंदर, और सिंपल सी डायग्राम बना के मैंने इसको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।